लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में हमने एक चीज पढ़ी थी वैलेंसी फैक्टर। तो आज हम थोड़ा सा उसी को डिस्कस करेंगे कि वैलेंसी फैक्टर जो है वो वैरी करता है। एसिड का अलग होता है, बेस का अलग होता है, एटम का अलग होता है, किसी पॉलीएटॉमिक का अलग होता है, सॉल्ट का अलग होता है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो जब हमने बात करी थी नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी हमने बोला था, नॉर्मेलिटी एन को एन से डिनोट करते थे। नॉर्मेलिटी थी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। जब मिलीलीटर्स में लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। लेकिन ये जो ग्राम इक्विवेलेंट्स थे ये हमारे पास किसके बराबर थे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल था? मॉलिक्यूलर मास के बराबर अपॉन वैलेंसी फैक्टर के बराबर। आज हम इसी वैलेंसी फैक्टर को डिस्कस करेंगे कि हम वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर, अगर हमारे पास कोई एसिड है, वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स, अगर हमारे पास कोई एसिड है, सपोज करते हैं जैसे HCl है, किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा कि वो डिसोशिएट होकर कितनी H पॉजिटिव आइंस देता है। किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा कि वो डिसोशिएट होके कितने H पॉजिटिव आइंस देगा, वो उसी का क्या होगा, वो वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये डिसोशिएट होगा तो ये देगा H पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव। तो इसने हमारे पास सिर्फ एक ही H पॉजिटिव आइंस दिए हैं, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। अगर हम बात करते हैं जैसे एक और एसिड लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जब डिसोशिएट होगा तो डिसोशिएट होके ये हमें क्या देगा? H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये डिसोशिएट हो गए, एक H के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दो H निकलेंगे तो 2H आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव। कितना आ जाएगा हमारे पास? 2H पॉजिटिव। अब इसने डिसोशिएट हो गए, कितने हमारे पास कितने हाइड्रोजन दिए हैं, कितने हाइड्रोजन आयन दिए हैं? H पॉजिटिव आयंस कितने दिए हैं? 2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा हमारे पास? 2। तो किसी भी एसिड के वैलेंसी फैक्टर हम उसको मानेंगे कि वो कितने H पॉजिटिव आयंस दे रहा है डिसोशिएट होके, वही उसका क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर होगा। सपोज अगर हमारे पास कुछ और भी एसिड्स हैं जैसे H3PO4, H3PO3, H3PO2, ये हमारे पास कुछ एसिड्स हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है? H3PO4 का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो होता है P डबल बॉन्ड O, OH, OH, ये OH। H3PO3 का हमारे पास होता है POH, OH, OH। और H3PO2 का होता है स्ट्रक्चर हमारे पास P डबल बॉन्ड O, H, H और PH। अब अगर हम देखने से इनका स्ट्रक्चर से देखें तो हम बोलेंगे कि इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है, इसका वैलेंसी फैक्टर, इसमें भी H3 है तो ये भी 3 H पॉजिटिव देगा। तीनों के वैलेंसी फैक्टर जो है वो 3 है, लेकिन ये वैरी करते हैं। अगर हम बात करते हैं H3PO4 की, तो ये डिसोशिएट हो गए, ये ऑक्सीजन, ये 3 जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। अब ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने क्या करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या करेगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो ये क्या करेगा, ये इससे टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे H पॉजिटिव। तो यहाँ से 3 H पॉजिटिव निकलेंगे तो ये H3PO4 कितने H पॉजिटिव आइंस देगा? 3 H पॉजिटिव आइंस देगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर हमारे पास क्या होगा? 3। इसका 3 होगा। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम H3PO3 की, अगर हम ये बात करें तो इसमें भी बोल रहे हैं कि H3 है तो मतलब ये 3 H पॉजिटिव आइंस देगा, तो इसके वैलेंसी फैक्टर भी 3 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो थर्ड हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट फॉस्फोरस से क्या है? अटैच है। फर्स्ट ये जो एक हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, सॉरी फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। अब ये जो फॉस्फोरस है इसकी और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो दोनों की क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये जो फॉस्फोरस है वो ये जो H पॉजिटिव है ये जल्दी से इससे अलग नहीं होता है, जल्दी से ये डिसोशिएट नहीं होगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन होते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं।
और ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिलीज कर देगा और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इसमें से हमारे पास इसमें से सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो इसमें इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। अब अगर H3PO2 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, यहाँ पे भी 3 ही हाइड्रोजन है, तो मतलब इसका हम मानेंगे कि वैलेंसी फैक्टर इसके भी 3 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़े होते हैं और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। सेम होने की वजह से क्या होगा, ये हाइड्रोजन को इतनी जल्दी रिलीज नहीं करेगा, तो ये हाइड्रोजन जो है वो रिलीज नहीं होंगे एज H पॉजिटिव। लेकिन ये जो हाइड्रोजन थर्ड जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो मतलब उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा, तो एक ही हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, तो मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। तो ऐसे जो है हम वैलेंसी फैक्टर एसिड का कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का हमने लास्ट में पढ़ा था। नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे क्या, CH3COH का, एसिटिक एसिड का, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा हमारे पास, ये जब डिसोसिएट होता है तो ये देता है CH3CO नेगेटिव प्लस H और पॉजिटिव आइंस, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। ये था वैलेंसी फैक्टर एसिड्स के लिए। अब अगर हम किसी बेस की बात करते हैं, वैलेंसी फैक्टर फॉर बेसिस, किसी बेस की बात करें तो उसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो ऐसा होगा कि कितने वो OH नेगेटिव आइंस देता है डिसोशिएट होके। जैसे हमारे पास बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जब ये डिसोशिएट होगा तो ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आइंस देगा। तो इसने कितने आइंस दिए हैं, एक OH नेगेटिव आइंस दिया है, तो मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और बेस ले लेते हैं AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे पास एक बेस होता है। ये टूट के हमें क्या देगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव देगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा हमारे पास 3, क्योंकि इसने कितने OH नेगेटिव आइंस दिए हैं, 3OH नेगेटिव आइंस दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, जो भी एक बेस ही है, तो अगर हम इसको डिसोशिएट होगा तो ये देगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो इसने में 2 OH नेगेटिव आइंस दिए हैं, तो मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। तो ऐसे हम बेसिस की जो है वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई एटम दिया होगा हमें, तो वैलेंसी फैक्टर फॉर एटम्स, किसी भी एटम का वैलेंसी फैक्टर हमारे पास क्या होगा कि उसके अंदर वैलेंसी कितनी है, उसके अंदर वैलेंसी कितनी है। अब ये वैलेंसी क्या होती है किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की, कि कितने वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या कितने वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है हमारे पास। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 2 चल जाएंगे। सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन लिथियम के पास तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके क्या होते हैं, हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एलिमेंट में प्रेजेंट है। तो ये कितने, अगर जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सेकंड शेल में 8 जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 3 है, 2 फर्स्ट शेल में चलेगी, पीछे कितने बचेंगे, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा, तो इसको दूसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स तो किसी से गेन नहीं कर पाएगा, इसलिए ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, जिससे क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की जो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर होता है वो क्या होता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा और गेन करेगा स्टेबल होने के लिए। तो लिथियम ने हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं, इसने जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया है स्टेबल होने के लिए, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। वैसे ही सोडियम का भी 1 होगा, पोटाशियम का भी 1 होगा। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट की जो है वो वैलेंसी फैक्टर जो है वो कैलकुलेट, किसी भी एटम की वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक का मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गया O2, लिथियम तो ये Li2 के फॉर्म में नहीं होता, Li की फॉर्म में होता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ते हैं स्टेबल होने के लिए। अब एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 है, तो हमारे पास कितना होगा, कितने इसको होगा, 4 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 4। ऐसे पॉलीएटॉमिक एटम के हम वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अगर अब हमें दिया हुआ है कि किसी भी वैलेंसी फैक्टर, अगर हमारे पास कोई 4 स्पीशीज है, जैसे
केटाइंस हो सकते हैं, एनाइंस होते हैं। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम केटाइंस बोलते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एनाइंस बोलते हैं। ये होती है हमारे पास आयनिक स्पीशीज। अगर हमारे पास कोई आयनिक स्पीशीज है तो उनका वैलेंसी फैक्टर हमारे पास क्या होगा, तो कोई भी अगर केटाइन है, पॉजिटिव केटाइन का मतलब उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। एनाइन होगा तो मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। तो केटाइन और एनाइन का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है कि उनके ऊपर चार्ज कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज जितना होगा वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। जैसे अगर हमारे पास सोडियम पॉजिटिव आइन है, Na पॉजिटिव आइन दिया हुआ है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, ये हमारे पास केटाइन है, इसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, हमारे पास 1 के इक्वल होगा। जैसे अगर हमारे पास क्या है, SO4 2 नेगेटिव है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, इसके ऊपर कितना चार्ज है, ये हमारे पास एनाइन है, नेगेटिव चार्ज है, कितने नेगेटिव चार्ज है 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा हमारे पास 2। जैसे हमारे पास अगर आयरन है, आयरन के ऊपर +3 चार्ज है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 3। तो ऐसे हम क्या भी कर सकते हैं, किसी भी केटाइनिक और आयनिक स्पीशीज का जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैलेंसी फैक्टर। अब लास्ट है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्ट होगा, तो कोई अगर सॉल्ट होगा, किसी सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास सॉल्ट है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये हमारे पास एक सॉल्ट होगा। किसी भी सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है कि उसके ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेंगे तो अगर ये सॉल्ट है तो टूट के क्या देगा, एक Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 2 Na है, तो हमारे पास कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और सल्फेट के ऊपर होता है 2 नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी सॉल्ट का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो होता है कि कितने टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हो और नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम ही है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर हमेशा क्या आएगा 2। तो हमें चार्ज तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेम रहेगा, तब भी जाके वो क्या बना पाएंगे, सॉल्ट बना पाएंगे। लेकिन वो कोई भी नेगेटिव चार्ज भी हम ले सकते हैं वैलेंसी फैक्टर, और पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं वैलेंसी फैक्टर। जैसे अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, यह हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के ऊपर होता है हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज और कार्बोनेट के पास होता है हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। तो वैलेंसी फैक्टर दोनों इक्वल है तो क्या आ जाएगा 2। तो ऐसे हम किसी एसिड की, चाहे हमारे पास कोई बेस हो, चाहे हमारे पास कोई सॉल्ट हो, केटाइन हो, एनाइन हो, एटम हो, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट हो, तो हम ऐसे उसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।